सभी को नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है केवीएस की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी के लिए अभी। तो मैंने कुछ पोएम्स कवर करी हैं जिनके मैं नाम बता रहा हूँ। उनके वीडियोस मैंने बना के डाल दिए हैं अपने चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि पोएम द स्टाफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और द ट्रीज़। ये कुछ पोएम्स हैं जिनके वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हैं और वो मेरे चैनल पे भी पड़े हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही लाभकारी होंगे। आप लोग उनको देख सकते हैं एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि अन्य लोग भी बेनिफिटेड हो सकें उससे। क्योंकि ज्ञान जितना ज़्यादा फैलना चाहिए उतना ज़्यादा ही वो हमारे लिए भी एक इनडायरेक्टली कहीं न कहीं हमें इफ़ेक्ट करता है। उसके लाभ हमें भी मिलते हैं, क्यों ज्ञान को रोकना नहीं चाहिए, उसको फैलाना चाहिए। और यहाँ पर हम आज जो पोएम करने वाले हैं वो पोएम है एमांडा। ये भी आपके सिलेबस में है और 10th क्लास की पोएम है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि सभी को पता, आपके सामने पेज खुला होगा। पोएट्री जो अमांडा पोएम है ये रॉबर्ट क्लीन ने लिखी है इस पोएम को। तो अगर पूछा जाता है इस पोएम के पोएट का नाम, तो रॉबर्ट क्लीन है। अब इसकी थीम क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, उसके बारे में पोएम में है क्या। तो जैसा कि लिखा है, द पोएम इज़ अबाउट एन एडोलेसेंट गर्ल अमांडा। ये एक पोएम है जिसमें एक लड़की है जिसका नाम अमांडा है, उसके बारे में है। अब है क्या कि जैसा कि आजकल के पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पर रोकते टोकते रहते हैं। तो उसमें मतलब ऐसे बैठो, ये करो, ये ना करो, ये काम दिया गया था आपने किया या नहीं किया, बाहर मत जाओ, अंदर मत जाओ, यहाँ ये मत करो, ये मत छुओ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि पेरेंट्स नैग किया करते हैं। तो जो टोन है इस पोएम की, अगर पूछा जाता है तो वो नैगिंग है। तो हम इसको अगर हमारे उसमें आता है टोन क्या है, तो टोन है नैगिंग। नैग किया जा रहा है लड़की को। अब इस पोएम को सिलेबस में रखने का उद्देश्य कुछ ना कुछ तो रहा होगा, क्योंकि जो भी सिलेबस बनाया जाता है उसका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ चीज़ें उनसे हम सीखते हैं। तो इसमें ऐसा क्या मोरल वैल्यूज़, किस मैसेज की बात करी जा रही है, उसको हम बताने जा रहे हैं। जैसे इसमें जब मैसेज की बात करते हैं तो इसमें 2 मैसेज हैं। एक है पेरेंट्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, एक है बच्चों के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो जैसा कि इसमें होता क्या है, एक पेरेंट हैं वो अपने बच्चों को इस तरीके से रोकते टोकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए ये बताया गया है कि आपको इस तरीके से बात बात पर बच्चों को रोकना टोकना नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बच्चों को रोकोगे टोकोगे तो वो ढीठ हो जाते हैं, उसका गलत इम्पैक्ट पड़ने लगता है उन पर और वो उनके दिमाग में कई गलत गलत ख्याल आ जाते हैं। और जैसे हम ज़्यादा जब किसी को मारते हैं तो वो करते हैं तो बच्चा वो फिर मजबूत हो जाता है, फिर उसके अंदर का डर ख़त्म हो जाता है, तो वो बिगड़ने लगता है। तो मतलब ऐसा नहीं करना है हमें। हर चीज़ को वही कहा जाता है बैलेंस्ड वे में करना चाहिए। किसी चीज़ की अति बेकार होती है। इसी पोएम में हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से बात बात पर उसके पेरेंट्स उसको हर चीज़ को मना करते हैं, बात बात पे टोकते हैं। तो ये बताया है पोएट ने कि ये कुछ मतलब ठीक है, रोको, कुछ चीज़ें सुधारने की कोशिश करी जानी चाहिए, बट एक्सेस किसी चीज़ का वो खतरनाक होता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप बच्चों को बात बात पर रोक टोक रहे हैं तो उसका नेगेटिव थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है, वो उसको गलत वे में ले जाते हैं। पोएट ये कहता है कि ये एज होती है बच्चों की, तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हें अपने हिसाब से
करने दो चीज़ों को, अपने हिसाब से खेलने दो। जैसा कि हमारे यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की भी बात करी जाती है, तो प्ले वे मेथड की बात करी जाती है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करी जाती है कि बच्चों अपने आप खुद करके सीखेंगे, अपने आप करेंगे। तो एक एज होती है, इस एज में जितना उनके पास दिमाग होता है उस हिसाब से वो काम करते हैं। उनको लगता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे होना चाहिए या ऐसा है, उनकी स्वतंत्रता को मतलब वो स्वतंत्र हैं, फ्री है, फ्रीली चीज़ों को कर सकते हैं। तो क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो ऑटोमेटिक उनके अंदर सभ्यता भी आ जाएगी, कल्चर है, वो सारी चीज़ें ज्ञान हो जाएगा जब बड़े होंगे। क्योंकि इंसान जब मैच्योर होने लगता है तो उसके अंदर सुधार भी होने लगता है, अपने एज के हिसाब से चीज़ों को करने लगता है। तो ये था पेरेंट्स के लिए। अब बच्चों के लिए क्या है, यहाँ पे बच्चों के लिए एक मैसेज ये दिया गया कि जैसे इस पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो बच्ची जैसे एक स्टैन्ज़ा लिखा है, वो पेरेंट्स कह रहे हैं, मतलब उस चीज़ को जो भी स्टैन्ज़ा में लिखा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टैन्ज़ा जैसे कि दूसरा स्टैन्ज़ा है, वो ब्रैकेट में लिखा, पैरेंथेसिस का यूज़ किया गया है। मतलब वो कोई कहता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, वो उस बच्ची के विचार हैं, वो मतलब सोचती है। तो जैसे पैरेंथेसिस क्या होता है कि कोई चीज़ हमने कही, तो उसको ब्रैकेट में उसका मीनिंग लिख देते हैं कि उसका मीन क्या होगा, उसका मतलब एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं हम कि यहाँ पर उसका मतलब क्या है। तो वो जो ब्रैकेट में लिखा है तो वो क्या है, वो सोच रही है। तो सोचते-सोचते यहाँ तक वो इतना सोच जाती है एक बार कि वो अपने आप को अनाथ कहती है, काश मैं अनाथ होती, काश मेरे माता-पिता ना होते। मतलब फ्रीडम के लिए इतना ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि उसको एस्पायर करती है कि वो अपने माता-पिता को कहती हो ना, मतलब वो मतलब नहीं चाहिए उसको ऐसे माता-पिता, इससे बेटर वो अनाथ होती। तो वो फ्री होती। तो ये बच्चों को बताया गया है कि जो नैगिंग होती है, जैसे हमारे माता पिता जो हमें कुछ समझाते हैं, जो हमें कुछ रोकते टोकते हैं, वो हमारे बेटरमेंट के लिए होता है, उसमें हमारी भलाई छुपी हुई होती है, वो हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ों को वो मना करते हैं करने से, या कैसे हमें चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खुद को साफ-सुथरा रखना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए। ये हमारी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है, उसको निखारता है और हम एक बेटर इंसान बनते हैं। तो ये बच्चों के लिए है, मतलब दोनों पर्सपेक्टिव से इसमें देखा जाए तो दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू पोएट ने रखे हैं कि क्या चीज़ें हैं, किसके हिसाब से क्या चीज़ें होनी चाहिए। बाकी अब इसको हम डिटेल में जैसे कि कह रहे हैं अलूज़न का यूज़ किया गया है, इसमें हम फिगर ऑफ स्पीचेस भी पढ़ेंगे, पोएटिक डिवाइसेस भी पढ़ेंगे, अलूज़न का भी यूज़ किया गया है। अब जैसे जब बात अलूज़न की आई है तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इल्यूज़न जिसकी स्पेलिंग ये है ILLUSION, एक होता है अलूज़न जिसकी स्पेलिंग है ALLUSION। तो ये 2 वर्ड हों, इसको इल्यूज़न पढ़ते हैं, इसको अलूज़न। ये होता क्या है, इल्यूज़न वो होता है जो हम अपने माइंड में कुछ भ्रम पाल लेते हैं, कुछ अपना ऐसा बना लेते हैं फिगमेंट टाइप से, तो उसको भ्रमजाल कहते हैं। वो रियल नहीं होता लेकिन हमने उसको मान लिया, उसको पाल लिया है, तो उसे इल्यूज़न कहते हैं। अल्यूज़न क्या होता है, ये हमारी जो ओल्ड चीज़ें हैं, ओल्ड बुक्स होती हैं, ओल्ड कैरेक्टर्स होते हैं, यूनिक कैरेक्टर्स जो हमारे एंशिएंट कल्चर में या किसी भी वर्क से जब हम उनका रेफ़रेंस देते हैं किसी वर्क में, उसको अल्यूज़न बोलते हैं। तो ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी पोएट्स हैं सारे। क्योंकि किसी भी पौराणिक चीज़ों से उनको उठा कर के रेफ़रेंस दे देना वहाँ पर कंपैरिज़न के रूप में इमेजरी होती है, तो इस तरीके से करते हैं। तो ये जो है आपका यहाँ पर यही सब चीज़ें हैं, इसको हम अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसमें जैसे है क्या, जैसा कि लिखा है पोएट्री सेक्शन एमांडा बाय रॉबर्ट क्लीन। मेन पॉइंट्स जैसा कि यहाँ पे लिखा है, द पोएम इज़ अबाउट एन एडोलेसेंट गर्ल अमांडा हु लाइक एनी अदर चाइल्ड फील्स दैट हर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड सो शी यर्न्स फॉर फ्रीडम। मतलब अन्य बच्चों की तरीके से उसे ऐसा लगता है कि उसकी फ्रीडम को कम किया जा रहा है, फ्रीडम कर्टेल कर ली गई है, मतलब जितना फ्रीडम उसे मिलना चाहिए नहीं मिली है। तो वो फ्रीडम के लिए याचना करती है, सोचती है काश वो ऐसी होती, तो वो फ्रीडम चाहिए है उसको, इस तरीके के विचार उसके दिमाग में
आते हैं। तो सी इज़ नैग्ड एट बाय हर पेरेंट्स, उसको अपने पेरेंट्स के द्वारा नैग किया जाता है, बात बात में टोका जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगा कि जैसे कि पोएम में तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि ये मदर उसको नैग कर रही हैं या फादर कर रहे हैं, तो बेटर है मदर या फादर को लेकर के हम पेरेंट्स कह सकते हैं। और बाकी इन्फ़र करने की रही बात, तो इन्फ़र में जैसे ये हम कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है, कई बार क्या अमूमन होता ही है हमारे यहाँ कि जैसा कि मतलब जनरली हम कह सकते हैं कि जो फ़ादर होते हैं वो किसी न किसी काम से बाहर रहते हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन पे थोड़ा-सा मतलब ऐसा सोसाइटी में होता है। मैं इसको सार्वभौमिक नहीं मान रहा, बट हाँ, इसको 90% केस में मैं ले रहा हूँ कि जो फादर होते हैं वो बाहर रहते हैं, तो बच्चों की केयर का ज़्यादातर जो टाइम है वो माँ के साथ ही स्पेंड होता है। मतलब मदर ही उनका देखभाल करती है घर में। मान लो आजकल वर्किंग आज तो महिलाएं भी वर्किंग है, तो उसमें भी उसके बावजूद भी क्या होता है कि आपने नहीं देखा होगा कि अगर पिताजी वर्किंग है तो बच्चे को पिताजी उस स्थान पे या स्कूल में कहीं ले जाते हैं। एक बार माँ ज़रूर ले जाती है बच्चों को अपने साथ, अगर गई भी है, जॉब भी कर रही, फिर भी अपने बेटे को ले जाती है, तो मतलब ये है एक। तो यहाँ पे ये माना जा सकता कि इस हिसाब से लोगों ने मान लिया कि हाँ, माँ ही रोक-टोक रही होगी, माँ ही उसको सिखा रही होगी, क्योंकि माना भी जाता है माँ का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है बच्चे के इस तरीके के नर्चर में। तो बट मैं यही कहूँगा कि भाई इसमें बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि ये माँ हैं या पिताजी हैं, तो हम इसको बेटर है कि पेरेंट्स समझें, ठीक है? तो पेरेंट्स के नाम से हम कहेंगे। तो यहाँ पे है शी वांट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस एंड एडवाइस अबाउट द वेरियस डूज एंड डोंट्स। मतलब लड़की जो है मांडा, वो सोचती है कि उसकी फ्रीडम पर रोक टोक लगा दी गई है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, बंधन लगा दिए गए हैं, और उसको हर चीज़ में एडवाइस दी जाती है कि ये करो, ये मत करो, इस तरीके की चीज़ें। तो फिर शी ड्रीम्स टू लीड ए लाइफ ऑफ ए मरमेड इन ए काम एमराल्ड कलर्ड सी विद हर बीइंग द ओनली इनहैबिटेंट देयर। वो मतलब फिर सोचती है काश वो एक मरमेड की तरीके से होती है, एक ऐसी जलपरी की तरीके से होती जो एमराल्ड कलर्ड सी में, एमराल्ड मीन्स होता है ग्रीन, जो ग्रीन कलर के समुद्र में आराम से जहाँ चाहती वहाँ ब्लिसफुल्ली हैप्पीली ड्रिफ्ट करती, घूमती, कोई उस पे रोक टोक ना होती, अकेली वो जहाँ चाहती वहाँ जाती, जैसे चाहती वैसे तैरती, पूरा समुद्र उसका होता, कोई भी प्रतिबंधन उस पे नहीं होता, इस तरीके का वो सोचती है। फिर क्या करती है वो कि सी फील्स दैट एन ऑर्फन हैज़ मोर फ्रीडम देन हर, यहाँ तक कि जैसे कि मैंने अभी बताया था कि वो यहाँ तक सोच जाती काश वो जो है ऑर्फन होती, अनाथ होती, उसके माँ बाप ना होते। फिर कहती है वो सी आल्सो विशेस टू लीड ए काम एंड क्वाइट लाइफ इन ए टॉवर लाइक दैट ऑफ रेपुंजल विद नोबडी टू डिस्टर्ब हर। वो ये सोचती है काश वो रेपुंजल की तरीके से होती। रेपुंजल क्या है, ये एक एल्यूज़न के रूप में यहाँ पर वेट यूज किया गया है। अब एल्यूज़न के रूप में क्या यूज किया गया यहाँ पे कि ये एक जर्मन फोक टेल है। जर्मन फोक टेल में एक मतलब ये कहा गया है कि वहाँ पर एक कैरेक्टर था जिसका नाम था रेपुंजल। तो रेपुंजल का क्या था कि उसको एक विच ने कैद करके रखा था। वेट, हाँ, तो जैसे कि रेपुंजल एक कैरेक्टर है जर्मन फोक टेल में, तो वहाँ पर क्या हुआ था, उसको वहाँ पे कैद करके रखा गया था। तो एक टावर था जो बिल्कुल शांत एक बिल्डिंग थी, और जहाँ पर वो जो है रहती है। एक दिन क्या होता है कि वो अपने बालों को लटकाकर लेटी होती है, क्योंकि बाल उसके बहुत लंबे होते हैं, और वो बिल्डिंग लोगों की रीच से दूर होती है। तो वहाँ पर जो है एक दिन जब बाल लटके होते हैं, तो उन बालों के सहारे एक प्रिंस आ जाता है अंदर उस बिल्डिंग में। तो प्रिंस के आने से उस बिल्डिंग की जो स्वतंत्रता, शांति वो भंग हो जाती है, और जिसकी वजह से जब विच को ये पता चलता है तो वो उन दोनों को पनिशमेंट देती है।
तो ये एक स्टोरी है, तो उससे ये रेफरेंस लिया गया है यहाँ पर। लेकिन वो कहती है अमांडा, वहाँ पे सोचती तो है वो अपनी लाइफ को रेपुंजल की तरीके से जीने के लिए, बट वो एक चीज़ यहाँ पे डिफ़र करना चाहती है। वो कहती है कि मैं अपने बालों को कभी नीचे नहीं लटकाऊंगी। क्यों? जिससे कि कोई वहाँ मेरे बालों के सहारे आए और मेरी स्वतंत्रता का खंडन करे। तो इस वजह से वो वहाँ पे रहना चाहती है रेपुंजल की तरीके से। लीड ए काम एंड क्वाइट लाइफ इन ए टावर। फिर उसके बाद है अमांडा ओनली होप्स दैट हर पेरेंट्स विल अलाउ हर फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। उसकी मतलब वो ऐसा सोचती है कि उसके पेरेंट्स को फ्रीडम अलाउ करें, मतलब बात बात में उसे टोकते हैं, वो उसे कुछ करने नहीं देते, वो जैसे चाहती बैठने नहीं देते, जो खाना चाहते उसको खाने नहीं देते। द पोएम स्केचेज द मेंटल स्टेट ऑफ ए यंग गर्ल। एक मेंटल स्टेट, मानसिक दशा के बारे में बात करी गई, एक लड़की की मन में उसके क्या क्या चीज़ें हैं। नैग्ड एंड रिप्रीमेंडेड कंटिन्यूसली, जिसको उसकी, अब इसमें मदर लिखा है बट हम यहाँ पे कहेंगे पेरेंट्स के द्वारा उसको नैग किया जा रहा है, डांटा जा रहा है। द कंट्रोल ऑन हर इज सो कॉन्स्टेंट दैट शी हैज मेंटली स्विच्ड ऑफ एंड हैज चूजन टू लिव इन हर ओन ब्यूटीफुल इनर वर्ल्ड फ्री ऑफ रिस्ट्रेंट। इतना ज़्यादा उसको रोका जाता है कि वो जो है क्या नाम, इतना ज़्यादा उसको रोकते हैं वो लोग कि वो यहाँ तक सोच जाती है कि काश वो लाइफ जो है अपनी ऐसी जीती जहाँ पर मतलब कोई रोक टोक ना होती। वो अपने ही एक इनर वर्ल्ड में रहना चाहती है, एक उसने अपना ही संसार बना लिया है, एक अपने ही मन की दुनिया है उसकी, जहाँ पर फ्री ऑफ रेस्ट्रेंस, कोई प्रतिबंधन नहीं है। अमांडाज मदर आस्क हर नॉट टू सल्क और फील अनहैप्पी एनी मोर। फिर मतलब अमांडा के पेरेंट उससे कहते हैं कि इस तरीके से मूड मत बनाओ, सल्की मत दिखो, अनहैप्पी मत दिखो। सी फील्स दैट अमांडा इज़ ऑलवेज मूडी, उसको मूडी बोला गया है, एंड कीप्स ऑन बिहेविंग लाइक दैट, और वो हमेशा ऐसे ही बात करती है, ये बात कही इन्होंने। She must stop sulking and feeling unhappy, otherwise people will think that Amanda is unhappy because her mother is always nagging at her। और वो इसलिए कहते हैं कि अगर तुम ऐसे नाखुश रहोगी, ऐसे एक्सप्रेशन दोगी, तो इससे ये होता है कि लगता है कि आप मेरी वजह से हो, कि मैं आपको परेशान करती हूँ, मेरी वजह से आप नाखुश हो। तो वो अपने आप को ब्लेम भी नहीं कराना चाहती हैं, इसलिए उसको मना करती हैं कि यू आर मूडी, डोंट सल्क एनी मोर। फिर उसके बाद क्या होता है, इन स्टेंजा 2, 4 एंड 6 जो कि हमने बताए हैं, ब्रैकेट में आपके लिखे हैं, पैरेंथेसिस के रूप में यूज हुए हैं, यूज टू डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ अमांडा टुवर्ड हर मदर्स कंटिन्यूअस नैगिंग। पैरेंथेसिस के बारे में लिया, पैरेंथेसिस इज अ रिमार्क दैट इज एडेड टू अ सेंटेंस ऑफन टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। द पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम, जैसे ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज करी गई हैं पोएम में, ये आप लोग देख लीजिए। जैसे कि एनाफोरा वही होता है कि रिपीटेशन ऑफ एनी वर्ड इन द बिगनिंग ऑफ एनी सेंटेंस और क्लॉज। तो किसी भी वर्ड का रिपीटेशन किसी सेंटेंस में, किसी क्लॉज में, स्टार्टिंग में अगर वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो एनाफोरा है। जैसे कि डोंट बाइट, डोंट हंच, तो डोंट इसमें डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी, तो ये जो वर्ड जो है रिपीट हो रहे हैं, इसलिए एनाफोरा है। एसोनेंस जैसा कि पता है वॉवेल साउंड रिपीट होती है, जैसे डोंट हंच योर शोल्डर्स, थॉट, टोल्ड यू योर, ये इसमें देखो ओ वाला साउंड जो है आपका रिपीट हो रहा है, तो एसोनेंस हो गया। राइम स्कीम ये आपकी ए बी ए सी 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 है। मेटाफर मतलब जो है कंपैरिजन यूज हुआ है, जैसे एमराल्ड सी को सी है वहाँ पे मेटाफर है, क्योंकि ये ग्रीन कलर को रिफ़र करता है, तो इसलिए जो है मेटाफर का यूज हुआ है, ग्रीन कलर से कंपेयर किया गया है उसका। और रिपीटिशन, जैसे अमांडा बार बार देखा होगा कि पोएम की कोई भी लाइन एंड होती है अमांडा अमांडा अमांडा, तो रिपीटिशन हो गया। इमेजरी का मतलब जैसे ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली, खुश होकर घूमना इधर उधर, ये इमेजरी का यूज किया गया कि वो इमेजिन को मतलब किस तरीके से अपने आप को वो इमेजिन करती है। अल्यूज़न, जैसा कि अभी हमने बताया था, अल्यूज़न का यूज किया गया है यहाँ पर। तो अल्यूज़न का क्या है, इट इज़ अ रेफरेंस टू ए पर्सन, इवेंट और थिंग टू पार्ट ऑफ अनदर टेक्स्ट, किसी अन्य टेक्स्ट से किसी का रेफरेंस लेना, जैसे मरमेड को, ये भी वेल नोन इमेजरी क्रिएचर है। रेपुंजल जैसे है, ये जर्मन फोक टेल की कैरेक्टर है, जैसा कि मैंने अभी बताया था।
एलिट्रेशन का यूज जैसे रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड होता है, जैसे स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, एस का साउंड रिपीट हुआ इसमें। मेटाफर जैसे कंपैरिजन विदाउट यूजिंग, जैसे साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, लास्ट की लाइन में है आई एम रेपुंजल आई एम अरबट, कहती है कि फ्रीडम जो है वो कहती है साइलेंस इज गोल्डन, कि जो साइलेंस है उसका कंपेयर गोल्ड से किया है और फ्रीडम का कंपेयर स्वीट से किया है। तो ये था इसका थोड़ा सा वैल्यू पॉइंट्स, मतलब मीनिंग क्या क्या है। फिर उसके बाद जैसे कि ये कुछ दिया है, ये थीम दी है, द पोएम इम्प्लोर्स दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड हेल्दी ग्रोइंग एटमॉस्फेयर देयर चिल्ड्रन विदाउट मेकिंग देम फील ट्रैप्ड। मतलब उनको हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाहिए, इस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं देना चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को डिप्रीव्ड समझे, अपने आप को ट्रैप्ड समझे, अपने आप को समझे कि उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल भी उन्हें माहौल नहीं देना चाहिए। राइम स्कीम हमने बात ही करी है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जो है आपका ये पोएटिक डिवाइसेस, ये यहाँ पे फिर से है, इसको आप लोग देख लेना। एलिट्रेशन, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड से यहाँ पे मेटाफर कहाँ कहाँ पे है, तो ये मैंने करा ही दिया है आपका, ये वही समरी है। शॉर्ट शॉर्ट दिस पोएम इज अबाउट द स्मॉल गर्ल नेम्ड अमांडा हु इज कॉन्स्टेंटली nagged by her mother. She feels trapped, her imagination is not given enough space, which makes her angry. She even wishes to be an orphan. Her anger makes her moody. ठीक है, तो ये जो है आपका कुछ चीज़ें दी हैं। फिर ये सिनॉप्सिस है, मतलब सिनॉप्सिस को भी एक बार पढ़ लेते हैं। पेरेंट्स हैव ए हैबिट ऑफ डिलीवरिंग sermons एंड एडवाइस टू देयर चिल्ड्रन विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन द यंग माइंड। पेरेंट्स हमेशा जो है लेक्चर डिलीवर करते रहते हैं अपने बच्चों को, बिना उनके दिमाग को समझे, बिना ये समझे कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो पोएम अमांडा ब्यूटीफुली डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल नेम्ड अमांडा। तो ये जो पोएम है ये एक ऐसी ही लड़की है जिसका नाम एक यमांडा है, जिसका नाम अमांडा है, उसके बारे में है। हु इज़ कॉन्स्टेंटली नेग्ड एंड इंस्ट्रक्टेड बाय हर पेरेंट्स टू डू और नॉट टू डू सर्टेन थिंग, जिसको अपने माता पिता के द्वारा बात बात पे रोका टोका जाता है। एवरी चाइल्ड वांट टू एंजॉय द ड्रीमी एंड रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ हिज हर चाइल्डहुड। यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि हर बच्चा अपने सपनों को जीना चाहता है, क्योंकि जब वो छोटा होता है उसके कुछ सपने होते हैं, कुछ करना चाहता है, तो उसका अपना एक संसार होता है, अपनी एक दुनिया होती है, उसको वो बना लेता है। ये हम पेडागॉजी में भी पढ़ते हैं कि बच्चे अपनी एक दुनिया बनाते हैं और बच्चों का एक संसार बना होता है। जैसे मान लो किसी को भी इन्होंने डॉल से खेल रहे हैं तो डॉल को ही लिविंग बीइंग मान लेते हैं, उसको अपना फ्रेंड मान लेते हैं। तो अगर आप उसको लेते हो, छीनते हो तो बहुत वो उनको बुरा लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस एज में उनकी एक दुनिया होती है, तो हमें उनको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। Amanda doesn't want to cut short her romantic and fascinating word and prefer her isolated word. अमांडा जो है वो जो उसका रोमांटिक वर्ड या फैसिनेटिंग वर्ड है उसको प्रेफर करती है और उसको ये आइसोलेटेड वर्ड बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर उसको कोई रोक टोक ना हो। एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन और इंटरफेरेंस कर्टेल्स हर फ्रीडम, किसी भी तरीके का अगर उस पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, किसी तरीके के इंटरफेरेंस किया जाता है तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सी नाइदर लाइक्स बीइंग डिनाइड चॉकलेट, जैसे कि उससे उसकी पेरेंट्स बोलते हैं चॉकलेट मत खाओ, इससे एक्ने निकलते हैं, पिंपल्स निकलते हैं। तो या नॉर क्वेश्चन और एनी मैटर, या उससे पूछा जाता है आपने होमवर्क किया, आपको दिया गया था, आपने रूम साफ़ किया, आपने जूते साफ़ किए, तो इस तरीके के बिल्कुल वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको। शी जस्ट लव्स टू डू थिंग्स हर वे, बिहेव्स एग्जैक्टली एज शी वांट्स, वो अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहती है और होना भी चाहिए। बच्चों को इस तरीके से उनको थोड़ा फ्री रखना चाहिए, वो अपने हिसाब से चीज़ों को करे। तो देखो उसमें क्या क्रिएटिविटी होती है, वो अपने हिसाब से करके सीखते हैं, मतलब उनके माइंड खुलता है। तो ये बिल्कुल पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। शी वुड रेदर इंडल्ज इन फैंटेसीज देन क्लीन हर रूम और शूज, उसको बिल्कुल रूम साफ़ करना, शूज साफ़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, उससे अच्छा वो अपने फैंटेसीज में रहना चाहती है। सी वांट्स टू पोस्टपोन ग्रोइंग अप, इवन ये भी सोचती है कि वो इतनी छोटी रहे, बड़ी ना हो। सी वांट्स टू रिमेन अ चाइल्ड जस्ट लाइक बिट लॉन्गर। फिर ये पोएटिक डिवाइसेस हैं, फिर से ये कुछ वैल्यू पॉइंट्स हैं। तो वैल्यू पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिए, कुछ अगर नया होगा उसको डिस्कस कर लेंगे। मे बी हाँ, यहाँ पे जैसे एक ये नई चीज़ लिखी है कि उसके पेरेंट्स इसलिए करते हैं
कि मे बी बिकॉज द पेरेंट एक्सपेक्ट सर्टेन बिहेवियर एंड एटिक्यूट्स विच कन्फर्म विद द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। उन मतलब पेरेंट्स का, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, पेरेंट्स का पर्पज़ कुछ और होता है, तो वो ऐसी चीज़ें ध्यान में रखते हैं। वही चीज़ें हैं कि हम सोचते कुछ और है, उसका इम्पैक्ट कुछ और पड़ता है, तो वही इसमें बताया गया। द पोएम कंटेन्स डबल वॉइस, दो ओनली वन वॉइस इज एक्सप्लिसिट। द एक्सप्लिसिट वॉइस इज दैट ऑफ अमांडाज मदर या अमांडाज पेरेंट्स कह सकते हैं। द इम्प्लिसिट वॉइस इज गिवन इन पैरेंथेसिस एज इफ इट इज द थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन अमांडाज इन टिश्यू माइंड। मैंने बताया था जैसा कि एक पोएम की लाइन है स्टेंजा में, मतलब लाइन्स लिखी हैं, वो पेरेंट बोलते हैं, फिर पैरेंथेसिस का यूज किया गया, जो इनर वर्ड है, जो इनर वॉइस है उस अमांडा की, वो चीज़ें लिखी गई हैं। अमांडा इज आस्क्ड नॉट टू बाइट हर नेल, नॉट टू टच हर शोल्डर्स, तो ये तो पोएम को पढ़ा ही है हमने। नॉट टू ईट चॉकलेट, शी इज इंस्ट्रक्टेड टू सिट अप स्ट्रेट, टू फिनिश हर होमवर्क, टू टाइडी हर रूम, टू क्लीन हर शूज, टू अवॉइड चॉकलेट्स एंड टू स्टॉप बिकमिंग सो मूडी एंड सल्की। मतलब जो पॉइंट नंबर 3 में ये वो चीज़ें बताई गई हैं जो उसके पेरेंट्स उसको मना करते हैं करने से, या कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मैंने तुमसे पूछा था। फिर अमांडा जो सोचती है कि वो मरमेड बनना चाहती है, वो ऑर्फन बनना चाहती है, रेपुंजल बनना चाहती है, क्योंकि एज ए मरमेड सी कैन बी द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी। इफ सी इज एन ऑर्फन सी कैन रोम अबाउट द स्ट्रीट फ्रीली, लिविंग पैटर्न इन द सॉफ्ट डस्ट विद हर बेयर फीट। अब जैसे यहाँ पे जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले मरमेड वाला दिमाग उसके बीच में आता है कि काश जब उसके माता पिता उसको रोकते हैं ऐसे मत बैठो, सही बैठो, तब वो मरमेड का सोचती है। फिर जब दूसरी बार उसके माता पिता क्वेश्चन करते हैं कि तुमने अपना रूम साफ़ किया, तुमने अपने जूते साफ़ किए, तो तब वो सोचती है कि काश वो ऑर्फन होती और जैसे चाहते वैसे जो है अपने पैरों के निशान बनाती, पैटर्न बनाती। तीसरा फिर जब जो है उसको कुछ डिनाई करने को बोला जाता है, चॉकलेट मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, तब वो सोचती है कि काश वो रेपुंजल होती। तो ये चीज़ें थोड़ा हमें ध्यान रखना है। इफ शी बिकम्स रेपुंजल हर लाइफ will be tranquil and would never let down her hair because only then anyone could come up। तो फिर है द पोएम इज इंडीड ए डीप साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स। जो पोएम है वो जो है एक साइकोलॉजिकल स्टडी है बोथ द कैरेक्टर्स। द पोएटेस इज इन फैक्ट कटिंग विद अ डबल एज स्वॉर्ड, शी इज क्रिटिसाइजिंग बोथ अमांडा एंड हर मदर। मतलब जैसे पोएटेस जो है वो यहाँ पे दोनों को क्रिटिसाइज करती हैं, अमांडा को भी और मदर को भी। अमांडाज मदर इज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट दैट ऑल ग्रोन अप वर वंस चिल्ड्रन। जैसे ये एक पॉइंट है, वैल्यू पॉइंट है, कि अमांडा की जो मदर है या पेरेंट्स है वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि ऑल ग्रोन अप वर वंस चिल्ड्रन, जितने बड़े बुजुर्ग हैं एक बार वो बच्चे थे, तो बच्चे थे तो वो क्या करते थे, तो ये चीज़ उन्हें ध्यान रखना चाहिए। बट ओनली फ्यू ऑफ देम रिमेंबर इट। तो इस कहावत को यहाँ पे वो चरितार्थ कर रही हैं। शी शुड हैव अडॉप्टेड मोर पॉजिटिव मेजर्स टू कन्विंस द चाइल्ड द एटिक्वेट ऑफ पॉलिश्ड बिहेवियर। मतलब वो कहती है उनको मतलब इस तरीके से डांटना फटकारा नहीं चाहिए, कुछ और वे ढूंढना चाहिए जिसकी वजह से वो चीज़ों को कर सके। तो ये जो है इसमें बताया गया है। फिर है अमांडा ऑन अदर हैंड शुड हैव चैनलाइज हर थॉट पॉजिटिवली। दूसरा भी बताया गया है अमांडा के जो विचार हैं थोड़ा निगेटिव तरीके से हैं, उनको जो है पॉजिटिवली जो है करना चाहिए। अगर पॉजिटिव तरीके से वो विचारों को रखेंगी या सोचेंगी तो ज़्यादा बेटर होगा, रैदर कि उसको उस तरीके से सोचना कि काश वो अनाथ होती, काश वो मतलब वहाँ रह रही होती, तो ये उतना अच्छा नहीं है। तो जैसे कि यही बताया गया, चैनलाइज योर थॉट पॉजिटिवली एंड डिसेंडेड, मतलब क्योंकि जैसे ऑर्फन को सोचती है वो काश अनाथ होती। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऑर्फन होना मतलब उसको लगता है काश वो अनाथ होते, लेकिन उन बच्चों से पूछो जो वास्तव में अनाथ होते हैं तो वो कैसा फील करते हैं, मतलब क्या चीज़ें मतलब उनको लैक होती है, न तो एजुकेशन प्रॉपरली मिल पाती है, न सिस्टमेटिक उनका लाइफ होता है, न उनका कोई टेक केयर करने वाला होता है, तो उनका जीवन कैसा होता है तो उसको उसकी रियलिटी नहीं पता है। इसी वजह से वो सोचती है काश वो अनाथ होती, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो she should remember that whatever is told by her mother is for her own good and welfare. Apparently, the habit inculcated by her mother will certainly help her in adulthood. मतलब उसको ये चीज़ पता होना चाहिए कि उसको बेटरमेंट के लिए ही चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर वो इनका फॉलोअप करेगी तो वास्तव में वो अच्छा इंसान बन सकती है। तो ये था तुम आपका थोड़ा सा इसका क्रिटिकल एनालिसिस। और फिर जैसा कि आगे यहाँ पे दिया है, द पोएम हैज़ 25 लाइन्स एंड 7 स्टैंजा। 7 स्टैंजा हैं, टोटल 25 लाइन्स हैं। द स्टैंजा 1, 3, 5 एंड 7 आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पेरेंट एंड द इवन स्टैंजाज आर द थॉट ऑफ द लिटिल गर्ल। जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो थॉट ऑफ लिटिल गर्ल के हैं,
बाकी ये जो स्टेंजा हैं ये इंस्ट्रक्शंस हैं उसके पेरेंट्स द्वारा। Almost all the lines of the odd stanzas end with exclamation mark indicating the authoritative and displeased parent, and the even stanza tells about the evasive child who refuses to be the survival of the parents। ठीक है, इवन वो यहाँ तक मतलब जब उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं तो उनकी तरफ देखती भी नहीं, आंखें नीचे करती, तो एक बार मतलब कहते भी हैं मुझसे बात करो, मेरी तरफ देखो। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ये जैसे इस ट्रैक आपका जो डोंट बाइट योर एक्सट्रैक्ट है एक, इस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया है कि पहला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स विद द फॉलोइंग स्लाउचिंग एंड स्ट्रेट। तो ये दो वर्ड दिए हैं, तो यहाँ पे इन्हीं के सिमिलर दो वर्ड कौन से आएंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे लेजी एंड एगाइल आएगा, क्योंकि स्लाउचिंग एक पोजीशन होती है जिसमें आदमी बैठता है या कुछ करता है तो ऐसा लग रहा है आलसी तरीके से चीज़ें कर रहा है, तो उसको लेजी बोलते हैं। एगाइल होता है एक्टिवनेस को बोलते हैं, एक्टिव जो होता है उसको, जो फुर्तीला होता है। तो स्टेट जो बैठता है तो वो एगाइल को शो करता है, एगिलिटी को शो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ द स्पीकर्स वर्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया है तो उसमें स्पीकर का पर्पज क्या है। तो पहला ऑप्शन है शो द स्पीकर्स पावर ओवर द लिसनर, नहीं होगा। मेक द लिसनर ए बेटर ह्यूमन बीइंग, कंसीडर कर सकते हैं। एडवाइस द लिसनर एज एन एल्डर, नहीं होगा। इम्प्रूव द लिसनर्स पोस्चर एंड हैबिट, तो बिल्कुल यहाँ पे इम्प्रूव द लिसनर्स पोस्चर एंड हैबिट, उसकी पोस्चर और हैबिट को सुधारने के लिए ही वो ये सब चीज़ें कह रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसा कि हमने सीखा भी है, अभी बताया था कि जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से हो सकता है हमें जो पहले के 3 हो, तीनों को सही दिखे, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि जो सबसे ज़्यादा सही हो तो उसे करना होता है। ठीक है, तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। जैसे कि बी वाला भी सही है, मेक द लिसनर बेटर ह्यूमन बीइंग, बट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के हिसाब से उसके पोस्चर एंड हैबिट को ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन और डी हो जाएगा। फिर व्हाट डज द रिपीटिशन ऑफ अमांडा एट द एंड ऑफ ईच लाइन रिफ्लेक्ट, जो अमांडा का रिपीटिशन किया गया ईच लाइन में, तो इसका क्या मतलब है। इट डिस्क्राइब्स हु द स्पीकर इज टॉकिंग टू, इट रिप्रेजेंट द एब्सेंट माइंडनेस ऑफ द स्पीकर, इट शोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द स्पीकर, इट हेल्प्स क्रिएट ए राइम स्कीम। तो सी वाला होगा, इट शोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की फ्रस्ट्रेशन को बार बार क्योंकि नाम लेकर वो कह रही थी फ्रस्ट्रेट है, वो मान भी नहीं रही लड़की, तो इस वजह से कहा जा रहा। ऑल द 3 लाइन्स अबव बिगिन विद, तीनों लाइन जो ऊपर की हैं वो किससे बिगिन होते हैं। टॉन्ट है या कंसर्न है, कूल टोन है, नैगिंग टोन है, जैसा कि हमने बताया भी था नैगिंग टोन में लिखी गई है, तो डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द अबव लाइन्स रिफ्लेक्ट दैट अमांडा, मतलब ऊपरी लाइन जो दी हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं। अमांडा इज एन ओबीडियंट गर्ल, बिल्कुल नहीं है, ओबीडियंट तो नहीं है। इज ए केयर फ्री चाइल्ड, या डज नॉट फियर द एल्डर्स, बोथ बी एंड सी, बिल्कुल बोथ बी एंड सी है, क्योंकि तो वो बड़े बुजुर्गों से डरती है अगर वो तभी देख भी नहीं रहे उनकी तरफ, और एक केयर फ्री चाइल्ड भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका जो होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर से ये पैरेंथेसिस वाला दिया है, मतलब उस लड़की के विचार है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माय हस्बैंड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो यहाँ पर वो सोचती है, द टोन ऑफ द गिवन लाइन्स इज, तो पीसफुल है। ठीक है, टोन ये जो ऊपर की लाइन लिखी पीसफुल में लिखी हैं। देन उसके बाद द गोल्डन साइलेंस इज कंट्रास्टेड विद, द गोल्डन साइलेंस को किससे कंट्रास्ट किया गया है। द कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड, या चाउज ऑफ द स्ट्रीट, स्वीटनेस ऑफ फ्रीडम, हस्ट बेयर फीट। तो कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन जो उसे मिलते हैं उससे उसका कंट्रास्ट किया गया है कि एक तरफ शांति है और एक तरफ लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। Then I read the statement A and B given below and choose the option that correctly evaluates that statement। ये statement पढ़िए आप। पहला स्टेटमेंट है द फिगर आई इमेजिन से लेस देन रियलिस्टिक व्यू ऑफ बीइंग एन ऑर्फन। ठीक है, सही बात है कि जो फिगर 1 है, जो आई है वो इमेजिन, जो ऑर्फन होने की जब बात कर रही है तो उससे कम ही वो केवल इमेजिन कर पाती है, उसकी रियलिटी को उसे नहीं पता है, तो रियलिस्टिक व्यू उसे नहीं पता है, वो उससे कम ही इमेजिन करती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है द फिगर आई डज नॉट लाइक द स्पीकर, फिगर आई जो है स्पीकर को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो अब इसमें पहला ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, तो ऐसा तो नहीं है, ए तो सही है, बी फॉल्स नहीं कह सकते हम। फिर दूसरा है बी ए इज़ ट्रू, बी कैन नॉट बी क्लियरली इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, ए सही है,
बी को सही तरीके से एक्सट्रैक्ट से इन्फर नहीं किया जा सकता। सी है ए कैन नॉट बी क्लियरली इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, बी इज़ फॉल्स, तो ये तो होगा नहीं। ए इज़ टू एंड कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पोएम, बी इज़ टू टू, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा जो सही है। ए बिल्कुल सही है और बी वाले को हम नहीं कह सकते कि वो पसंद करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो इसका बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच एम्प्लॉयड इन द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया है? जैसे कि पोएम को देख लीजिए, लास्ट लाइन है द साइलेंस इज़ गोल्डन द फ्रीडम इज़ स्वीट, ऊपर हमने पढ़ा भी था। इसमें जो है आपका क्या यूज हुआ है? मेटाफर, तो मेटाफर का ऑप्शन है कहीं पे, हाँ ऑप्शन सी, कंपैरिजन किया गया तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है द फ्रीडम इज स्वीट इट डजेंट मीन, फ्रीडम स्वीट है इसका क्या मतलब नहीं है? फ्रीडम लीड्स टू ग्रोथ पहला, फ्रीडम लीड्स टू प्रोग्रेस दूसरा, फ्रीडम लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी, फ्रीडम इज़ लाइक चॉकलेट, तो फ्रीडम इज़ लाइक चॉकलेट नहीं होगा, बाकी तीनों इसके मतलब हैं, ठीक है। फिर अगला स्टेंजा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, आई एम रेपुंजल, तो ये दिया है। द स्पीकर्स एटीट्यूड, स्पीकर का एटीट्यूड क्या है इस लाइन में? तो सभी को पता है एडवाइस कर रही है, एडवाइजरी है, ठीक है। कोर्टियस है नहीं, अफेक्शनेट है नहीं, फुल ऑफ इंडिफरेंस भी नहीं है। तो अमांडा डज नॉट लुक एट द स्पीकर बिकॉज, अमांडा बिल्कुल भी स्पीकर की तरफ नहीं देख रही, क्यों? सी इज डिस्प्लेस्ड विद हर, सी इज अशेम्ड ऑफ हर, सी इज अफ्रेड ऑफ हर, सी इज हैप्पी विद हर, तो क्योंकि सी इज डिस्प्लेस्ड विद हर, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 का ए। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेंजा विच इज द अपोजिट ऑफ ट्रैंक्विल, जो ट्रैंक्विल का अपोजिट पूछा गया, तो ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांति, तो यहाँ पर अपोजिट होगा इसका नॉइजी, ठीक है, ए नॉइजी। देन उसके बाद अमांडा इज एक्सपेक्टेड टू, अब यहाँ पे लाइन यूज हुई है, लुक एट की बात करती, कहती मेरी तरफ देखो, तो जब वो बात कर रही हैं तो कहती मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव लाइन्स व्हिच इज सिमिलर टू पिंपल्स, ये तो आसान है कि पिंपल्स का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो पिंपल का जो मतलब होता है वो डी होता है, एक्ने। नेक्स्ट है फिर से एक स्टेंजा दिया, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पटन सॉफ्ट डस्ट विद माय बेयर फीट, तो इसमें पूछा गया दीज थॉट अकर इन द माइंड ऑफ, ये विचार किसके दिमाग में आते हैं? तो ये जो विचार हैं लड़की के दिमाग में आते हैं, तो अमांडा, सी हो जाएगा। द साइलेंस इज गोल्डन बिकॉज, साइलेंस गोल्डन है क्यों? क्योंकि सी ऑप्शन हो जाएगा, साइलेंस गिव्स मेंटल पीस, ठीक है। नेक्स्ट जो है द फ्रीडम इज स्वीट, दिस मीन्स, फ्रीडम स्वीट है इसका क्या मतलब है? स्वीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंडिपेंडेंस, फ्रीडम इज लाइक चॉकलेट, फ्रीडम टू ईट चॉकलेट, फ्रीडम लीड्स टू ग्रोथ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रीडम जो है हमें उन्नति की ओर बढ़ाती है। एज एन ऑर्फन द स्पीकर वांट्स टू, एज एन ऑर्फन स्पीकर क्या करना चाहता है? ड्रॉ पैटर्न्स, wants to go to orphanage, run a shop in the street, sing a song, तो ड्रॉ पैटर्न्स मतलब अपने निशान बनाना चाहता है वो, या चाहती है मतलब। द लाइन्स आर गिवन इन पैरेंथेसिस बिकॉज, लाइन्स पैरेंथेसिस में दी गई हैं क्यों? क्योंकि द स्पीकर हैज अ डाउट अबाउट हर स्टेटमेंट, द स्पीकर डज नॉट वांट टू रिवील हर आइडेंटिटी, इट इज अ थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन इन द स्पीकर्स माइंड, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ये थॉट प्रोसेस है जो स्पीकर के सॉरी जो स्पीकर नहीं कहेंगे यहाँ पर, ये लड़की है जो मांडा के दिमाग में चल रही है। फिर उसके बाद देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर एवर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, हु इज द स्पीकर, तो इसका स्पीकर कौन है? यहाँ पे है देयर इज नो स्पीकर एज सच, इट इज़ ओनली थॉट प्रोसेस, कोई भी स्पीकर नहीं है, ये केवल थॉट प्रोसेस है, इस लाइन को कोई बोलता नहीं है, ठीक है, ये हमें रिमेंबर याद रखना है, इसको किसी ने बोला नहीं है, या एक थॉट प्रोसेस है जो उसके दिमाग में चल रहा होता है। द रेफरेंस टू मरमेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये हमने अभी बताया ही था, जो किसी वर्क से हम किसी चीज़ का रेफरेंस देते हैं किसी कैरेक्टर का, तो वो अल्यूजन हो जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो है आपका एमराल्ड हेयर स्टैंड फॉर द कलर, एमराल्ड किस कलर को स्टैंड करता है यहाँ पे? तो ग्रीन हो जाएगा, हमने अभी बताया भी था। नेक्स्ट है पिक आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबव लाइन्स व्हिच मीन द सेम एज टू मूव स्लोली विद नो कंट्रोल ओवर डायरेक्शन, मतलब जहाँ जिधर चाहो उधर आप घूम सकते हो, तो उसका मतलब पूछा गया, तो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग होता है, ड्रिफ्टिंग का मतलब मूव विदाउट एनी डायरेक्शन, तो ड्रिफ्टिंग कहते हैं उसे। द वर्ड ब्लिसफुल्ली मीन्स, ब्लिसफुल्ली जो वर्ड है उसका क्या मतलब है ये पूछा गया, तो चेयरफुल्ली का मतलब होता है ब्लिसफुल्ली, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, तो बाद में लिखा है रॉबर्ट क्लीन पोएट हैं, और ए गुड पेरेंटेज इज एसेंशियल फॉर ए चाइल्ड्स ग्रोथ, ये थीम है, ठीक है।
तो इसको हम याद रखेंगे। बाकी ये थोड़ा सा समरी दी है। यंग अमांडा feels her life is full of struggle with no freedom. Her parents keep judging her and correcting all her mistakes, which does more harm than good, as she now wishes to be an orphan so that she can be free. ये कुछ इसमें पोएटिक डिवाइसेस जैसे यूज करी गई हैं। एनाफोरा का यूज ऊपर भी मैंने बताया था। एसोनेंस का यूज इस लाइन में, मेटाफर का यूज ग्रीन कलर के लिए, रिपीटिशन का यूज एमांडा इमेजरी रिप्टिंगुलसली, एलिट्रेशन इस लाइन में एस को रिपीट किया गया है, अल्यूजन मरमेड, और एक और यहाँ पे दिया नहीं गया, रेपुंजल होते हैं। एनाफोरा जैसे कि ओके ये स्टेंजा वाइज आई थिंक दिया है, तो हर स्टेंजा में कहाँ पे क्या है तो उसके हिसाब से दिया है एनाफोरा। तो ये जो है आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। एसोनेंस, मेटाफर, अल्यूजन, रेपुंजल, एसोनेंस, यहाँ पर भी एसोनेंस का जो कंसोनेंस यहाँ पे आर साउंड जो है रिपीट हो रही है, फिर से रिपीटिशन है। तो ये स्टेंजा वाइज दिया है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें एलिट्रेशन यहाँ पे यूज है, रिपीटिशन है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, कुछ थीम, कुछ मैसेजेस, वैल्यू पॉइंट्स। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और इसको ज़रूर देखिएगा। और मतलब ऐसे ही हम करते जाएंगे और हमें सिलेबस आराम से कवर होगा आसानी से, और आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम।